नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है शेयर बाजार से। बता दें कि गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। ईरान जंग से शेयर बाजार में मचा हाहाकार। बता दें कि 73,000 के नीचे जो है सेंसेक्स और निफ्टी भी धड़ाम हुई है। बड़ी जानकारी दे दें कि आज सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है और भारी गिरावट के साथ ही बाजार खुला है, जिसमें प्रमुख सूचांक सेंसेक्स जो है वो 73,000 के नीचे आ गया है और निफ्टी भी काफी तेजी से नीचे गिर गया है। और इस गिरावट का मुख्य कारण जो है ईरान के साथ जारी युद्ध और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता को माना जा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र और विनिर्माण लागत पर दबाव बढ़ा है। इससे निवेशकों में डर पैदा हुआ है और उन्होंने जोखिम वाले निवेशकों से और निवेशों में अपनी स्थिति कम करनी शुरू कर दी है। परिणाम स्वरूप बैंकिंग के साथ साथ ऑटो, आईटी और रियल्टी जैसे कई सेक्टरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशक जो है अब सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सोना, डॉलर और सरकारी बॉन्ड। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता और तेल की कमी में वृद्धि के समय विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से अपने निवेश निकालते हैं, जिससे भारतीय बाजार में और भी दबाव पड़ता है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध और इससे जुड़े वैश्विक अस्थिरता में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति को झकझोर दिया है और आगे की दिशा इसी तनाव और निवेश को और भी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान जंग से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ हमारे मेहमान अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि शेयर बाजार को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। अमित तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। सभी दर्शकों को नमस्कार। लगातार युद्ध का आज 24वां दिन है। पहले तो मैं युद्ध की ही बात करूंगी, उसके बाद हम शेयर बाजार पर आएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं कि आज 24 दिन हो गए हैं? देखिए, जैसे मैंने युद्ध के पहले ही दिन ये बात बोली थी कि ईरान को सरेंडर करना होगा और वहां का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो वो काम चल रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ईरान को तेल, गैस सबको बेचने की इजाजत मिलेगी, वो भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमला जो करना था वो यूएई पे किया, कतर पे किया, सब जगह हमला किए जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आज तक कोई रिटेलिएशन नहीं आया। तो इसमें क्या आप लोगों को नहीं लगता कि दर्शकों को कि ऐसा क्या हो गया कि सऊदी, यूएई एक आम आदमी के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक देश अटैक किया जा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि ईरान, आप कह रहे हो कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए था, पर 23 दिनों से कंटिन्यू टिका हुआ है और जहां पर इजराइल को भी है उसने पूरी तरह से नहीं, इसे पीछे तो नहीं मुड़ सकते अमित जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईरान जो है इजराइल पे लगातार हमले कर रहा है और ऐसे कई जगह हैं जिसने वो पूरी तरह से तबाह किया है और कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ी है इस युद्ध के बाद ही बढ़ी है। जी देखिए, ऐसा है कि युद्ध होता है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि वो तेल और गैस का सबसे मेन सोर्स है। दुनिया का 30% ट्रेड उस रूट से गुजरता है, ठीक है। तो जब ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी सारी बंद हो गई हैं, तो उसका इंपैक्ट तो दुनिया पे आएगा ना, इसमें तो मना नहीं किया जा सकता। आप रसिया यूक्रेन का देख लीजिए, तब भी यूरोप के ऊपर गैस और तेल के रेट बढ़ गए थे। अब वही इंपैक्ट भारत, पाकिस्तान और एशियाई कंट्री में आएगा। मतलब उससे नहीं है, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि लोगों को पैसा कमाना है और हर हाल में पैसा कमाना है, ठीक है, जिसको आसुरी बुद्धि कहा जाता है हमारे यहाँ। एक बात ध्यान में रखिए, इतना अटैक हुआ मिडिल ईस्ट के ऊपर, बताइए यूएई, सऊदी अरब, कतर की क्या गलती है? उन्होंने तो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ईरान ने अटैक किया ना। भाई, आपके ऊपर अटैक इजराइल ने किया, आप जितना मर्जी इजराइल को मारिए, इजराइल के ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो रोज मारे जा रहा है। तो कहानी ये हो गई कि मैं आपसे लड़ाई कर रहा हूं और आपको तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो आपके साथ जो आया मैं उसको गाली दे रहा हूं। तो ईरान जो है फ्रस्ट्रेशन में यही कर रहा है। बिल्कुल ही सही नहीं था, लेकिन कतर पर हमला हुआ। फिलहाल शेयर बाजार की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। शेयर बाजार में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। आज जो बाजार खुला है उसके बाद से शेयर बाजार में काफी कुछ हाहाकार मचा हुआ है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं अमित जी? देखिए, भारत का शेयर मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है, उसमें कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता कि भारत का शेयर मार्केट ओवर वैल्यू था। तो वो करेक्शन फेज में आया हुआ है। आप एक बार ध्यान रखिए कि एफडीआई जिसको आप लोग बोलते हैं,
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने आज के 2 साल पहले ही कहा था कि हमें एफआईआई से कोई लेना देना नहीं, उनको रहना रहे, नहीं रहना मत रहे। तो मतलब गवर्नमेंट तो चाह रही है ना कि आप यहां से बाहर निकले, ठीक है, तो वो अब उनको बाहर निकाल रही और चाइना के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एंट्री दे रही है। अब चाइना का तो डायरेक्ट नाम लिया नहीं उन्होंने, उन्हें कहा कि जो जिन कंट्रियों से हमारा बॉर्डर लगता है, जो आज के 6 साल पहले बैन हुआ था, ठीक है। तो अब एक बात समझिए कि इंडिया का चाइना के साथ कोलैबोरेशन पूरी तरीके से हो रहा है। इंडिया अमेरिका का होगा, इंडिया और रसिया का होगा, और बाद में ईरान के साथ भी होगा। तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ईरान के अंदर अमेरिकी कंपनियां आएंगी, उनकी रिफाइनरी को बिल्ड करेंगी और तेल बेचने में उनकी मदद करेंगी। तो युद्ध का मोटा मोटा परिणाम यही होना है कि जो पश्चिम एशिया है, जिसको आप लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, उसको पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया, वहां से अमेरिका को पूरी तरीके से अपने सैन्य बेस को वैकेट करना होगा, खाली करना होगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा और वहां जो है ईरान के शाह की वापसी होगी, और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये श्योर मान के रखिए, ये आने वाले 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे अब आते हैं शेयर बाजार को लेकर। शेयर बाजार को लेकर अब जो निवेशक है वो काफी डरे हुए हैं। निफ्टी की अगर बात कर लूं, सोने चांदी की बात कर लूं, काफी कुछ गिरा हुआ है। निवेशक जो है उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ कि निवेश किसमें करें। अब देखिए, जो छोटा निवेशक होता है वो तो उसीलिए होता है कि बेचारा टॉप पे खरीदेगा और सबसे बॉटम पे बेचेगा। उसकी बेचारे की परेशानी ये है कि हमारे देश की मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, बिना जाने कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आप ये बताइए कि इंडिया की ग्रोथ रेट 6% के करीब है, परमानेंट जो है वो स्टेबल चल रही है, ठीक है। कौन सी भारत की कंपनी है जिसका ग्रोथ रेट 8, 9, 10% है? किसी का नहीं है। किसी का बुक ऑर्डर देख लीजिए, किसी पे बुक ऑर्डर नहीं है। किसी का भी आप देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, उसमें प्रोविजनिंग छोड़ के कुछ हो नहीं रहा। तो जो फिगर पैचिंग चल रही थी उसको एक्सपोज होना था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे हो रहा है, तो उसको इनको एक बहाना मिल गया है कि युद्ध हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए शेयर मार्केट से विड्रॉल किया जा रहा है। आप यकीन मानिए, पिछले 2 सालों से एफडीआई ने हर महीने सेलिंग की है। एवरेज निकालेंगे तो हर महीने सेलिंग की है। अमित जी, जितनी महंगाई नहीं है, आपके कहने का मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया कि जितनी महंगाई नहीं है उतना हाहाकार मचा हुआ है और हंगामा ज्यादा हो रखा है। अभी तक तो महंगाई का कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, 1 महीने में तो नहीं आया है। सरकारी डाटा जो है वो अलग है, लेकिन हकीकत आप ग्राउंड पे जाके महंगाई फील करिए ना। अब देखिए, गवर्नमेंट कहती है महंगाई 4% है, ठीक है, मान लेता हूं मैं, 1 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप ग्राउंड पे उतर के बताइए, क्या महंगाई 4% वाकई में है? पेट्रोल महंगा हो गया है। हम तो डेली महंगाई तो है ना कहीं किसी क्षेत्र में महंगाई आई है। सरकार तो महंगाई कह रही नहीं है, उन्होंने जीएसटी घटा दिया। वो तो बहुत बढ़िया नारा दिया हुआ है कि घटी जीएसटी, पता नहीं क्या क्या नारा बना के दे दिया। नारे तो बहुत उसका जी, नारों की अगर हम बात करें तो नारे बहुत हैं। तो वही हो रहा है ना, ग्राउंड पे तो महंगाई है ना, इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, आप बने रहिए आप हमारे साथ। और दूसरी खबर भी बड़ी निकल कर आ रही है। पाकिस्तान में ईंधन जो है वो 200% महंगा हो गया है। तेल की कीमतें और मध्य पूर्व संकट जिम्मेदार जो है, और जनता और उद्योग काफी इससे प्रभावित हुए हैं। सरकार ने बताया है मजबूरी। बड़ी जानकारी दे दें कि हाल ही में ईरान युद्ध का संकट जो है अब पाकिस्तान पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगभग 200% तक बढ़ गई है। और इस कदम का मुख्य कारण बढ़ती वैश्विक तेल की कीमतें और मध्य पूर्व में जारी अस्थिरता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी अब कीमतों में जो वृद्धि देखने को मिल रही है, पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ रहा है। अमित जी, देखिए, पाकिस्तान में और भारत में एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट अपीजमेंट करती है और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पहली चीज, ठीक है। वहां का तो जनरल बोल रहा है सियाओं को भारत से, ईरान से प्रेम है तो देश छोड़ के ईरान चले जाए। क्या भारत में कोई बात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर हम पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते ना। अभी सरकार ने 4 दिन पहले 3,46,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड, जो 2009, 10, 12 से लेके 14 तक जारी हुआ था, उसको निपटाया है। अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तेल का रेट ना बढ़ाना पड़े, फिर वो ऑयल बॉन्ड जारी कर देंगे। उसके बाद वो फिर कर्जा हमें नहीं तो हमारे बच्चों को भरना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा है कि सरकार जो फिगर दे रही है उसमें और जो ग्राउंड है उसमें काफी डिफरेंस है। ग्राउंड पे महंगाई फील होती है, पेपरों में महंगाई नहीं है। तो सरकार को इसको मानना पड़ेगा, और सरकार भी अच्छे से काम कर रही है। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक तो हूं
फाइनेंस के मैटर पे, लेकिन मुझे पता लगता है कि सरकार जानबूझ के ये सारा कर रही है। उनको पहले से पता था कि मार्केट में क्रैश आएगा, और मैंने तो 6 महीने पहले आईटी सेक्टर का डाला था कि भैया उसका गेम खत्म हो गया है, और सेम वही हो रहा है। तो एक बात मान के रखिए, निवेशक जो है, बड़ा छोटा निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन है, इसमें थोड़ा सा वेट करके अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बाई करिए। जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 सालों में सारा कुछ रैप अप हो जाएगा। ऐसे में अमित जी, रही बात गोल्ड की, मीडिया में आके जो नेता हैं या फिर बड़े नेता हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, कुछ महंगाई नहीं हुई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैठक की इसी को लेकर, और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या लग रहा है कि जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो और जो जनता फेस कर रही है वो दोनों में काफी डिफरेंस है। 100% डिफरेंस है। ग्राउंड पे महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई है। अब सरकार के कहने से तो हम नहीं मान लेंगे। उन्होंने अब मैंने आपको जीएसटी का उदाहरण दिया था। जीएसटी में आप बताइए आपको कौन सा प्रोडक्ट सस्ता मिल गया? पर कहा तो गया कि जीएसटी कम हो गई। रियलिटी चेक तो यही है ना कि भाई मेरे कहने से क्या होता, ग्राउंड पे क्या सस्ता हो गया। भाई फॉर्च्यूनर 52 लाख की थी, वो 48 लाख की हो गई। एक बात बताइए, जो 52 लाख की फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर सकता था वो 48 लाख की भी अफोर्ड करेगा। लेकिन मेरे डेली वेजेस पे तो दूध, पानी, चाय, घी, नमक, तेल, इसका इंपैक्ट होता है ना। ठीक है, उस पे कितना इंपैक्ट आया? 0 बराबर। अगर महंगाई की बात करें तो युद्ध अगर ये चलता रहा, मार्च चल रहा है, अप्रैल में भी चलता रहा, मई में भी चलता रहा, तो आम जनता का क्या होगा? क्योंकि महंगाई तो मुझे लगता है काफी हद तक बढ़ जाएगी, और जो इसकी मार झेल रही है वो आम जनता ही झेल रही है। देखिए अभी 10 दिनों तक तो महंगाई, अगले महीने 10-15 दिन तो महंगाई नहीं बढ़ने वाली है। वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ऑयल बांड जारी करके। तो ये भी जा रहा है कि चुनाव की बात बढ़ेगी, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव है। हाँ, जब चुनाव है तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? तो चुनाव के बाद बढ़ेगी। बढ़नी ही बढ़नी है भाई। ऑयल कंपनी कब तक अपना वो करेगी? या तो वही तो बताया, या तो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह बीजेपी की गवर्नमेंट भी कंपनियों को ऑयल बांड जारी करे। 94 का डॉलर चल रहा है आपका, ठीक है। 110 रुपए प्रति क्रूड का रेट चल रहा है एक बैरल का। एक बात बताइए, आपकी कास्टिंग जो टैक्स मिला के पड़ रही है 178 रुपए के करीब, आप 90 रुपए में बेच रहे, तो जो 70 रुपए का लॉस हो रहा है वो कौन भरेगा? वो एंड ऑफ द डे वो हमसे आपसे ही लिया जाएगा ना। चाहे आप आज भरे, चाहे 5 साल के बाद भरे, चाहे ब्याज के साथ भरे। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि आपकी थाली महंगी हो रही है और चुनाव के बाद महंगाई और भी ज्यादा होगी। निश्चित तौर पे होगी, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। जो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कर ही क्या सकती है? गवर्नमेंट को तो रेट बढ़ाना चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है। क्यों नहीं बढ़ा रही है मालूम नहीं, क्यों नहीं बढ़ा रही है। भाई रेट बढ़ा है तो रेट बढ़ाइए ना। तो वो रेट नहीं बढ़ा के चुनाव के चक्कर में आम पब्लिक को उसको ब्याज के साथ वसूल करेंगे धीरे धीरे। अब 3,46,000 करोड़ रुपए जो कांग्रेस का ऑयल बांड भाजपा सरकार ने भरा है, वो किसी सरकार ने अपने घर से तो नहीं दिया है ना, हमारे आपके पैसे है ना। $60 का जो तेल था वो आज 120 हो गया। वो 3,46,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट मिला के 386 हो गया है। 4 लाख करोड़ बीजेपी को भरना पड़ा है 10 सालों में। तो एक बात बताइए, वो हमारा ही पैसा है ना, उसमें तो 96,000 के करीब ब्याज है करीब। एक बात बताइए, आपने जितना ब्याज हमसे ले लिया उतना हमको पहले ही दे देते, हम कम से कम सर्वाइव तो करते। ठीक है, तो ये जो तेल का रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको हमें आपको ब्याज के साथ भरना पड़ेगा, चाहे आज भरे, चाहे 1 साल के बाद भरे, चाहे 10 साल के बाद भरे। सरकार एक पैसा भी हमें नहीं देने वाली, वो हमारा खून चूसेगी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। और बड़ी जानकारी निकलकर एक और सामने आ रही है, ईरान से जुड़ी हुई ये जानकारी है कि ईरान ने क्लस्टर वारहेड वाली मिसाइल दागी है और इजराइल, यरूशलेम और वेस्ट बैंक को अपना लक्ष्य बनाया है। मिसाइलें जो है वो व्यापक तबाही और डर का लगातार पैदा कर रही है, और इस कदम से क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। हाल ही में ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों की जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें क्लस्टर वारहेड लगे हुए और सीधे इजराइल, यरूशलेम और वेस्ट बैंक की ओर लक्षित किया गया है। इसके साथ ही काफी विनाशकारी ये मानी जा रही है, और क्योंकि इसमें छोटे छोटे बम जैसे कई इसमें चीजें जो इसमें शामिल है, और जहां पर भयंकर तबाही मची हुई है। इसे सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि
नागरिक इलाकों में भी भारी नुकसान और भय का माहौल पैदा हो सकता है और इस कदम को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। अमित जी से जानते हैं कि ये तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप बोल रहे थे कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन मिसाइलों की बौछार जो है ईरान पर लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, इजराइल के ऊपर जितने दिन से ये 24 दिनों से ये अटैक किए जा रहे हैं, इजराइल वाले इन पे 2 दिन अटैक करते हैं, ये 3 दिन 15 दिन से कर रहे हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। इजराइल की पॉलिसी है कि उनके वहां बंकर बने हुए हैं, तो ये मारते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ये युद्ध का फाइनल रिजल्ट यही होगा कि पश्चिम एशिया से अमेरिका अपने सारे सैन्य बेस खत्म करके चला जाएगा। ये बात मान के रखिए। और ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, इसको मान के रखिए। और अमेरिकी कंपनियां आके वहां का तेल का बेचेंगे, ये भी मान के रखिए। ये तीनों शर्त हो रही है, जिसका मतलब ईरान का सरेंडर हो गया। ट्रंप को कहां देखते हैं आप इस युद्ध में? देखिए, मैं अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मेरा जाना होता उनके बारे में कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना बना सकता हूं कि ऑरेंज का जूस निकाला जा रहा है और बहुत अच्छे से निकाला जा रहा है। नहीं, ट्रंप को ऐसा भाई उसकी सुनता कौन है? क्योंकि अमित जी जो लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप भी अब अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का बयान तो है वो तो बिल्कुल अलग है और ट्रंप का बयान जो है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, अमेरिका का काम जो था वो हो गया है। आप एक बात ध्यान में रखिए, उन्होंने अपने हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उनकी 5 साल की इकोनॉमी का पार होने का काम हो गया है। देखिए, अमेरिका का जो मेन इंडस्ट्री है, सैटेलाइट इंडस्ट्री, वो वेपन्स की है, ठीक है। तो उन्होंने अब इतना यूज कर लिया कि उनको 5 साल का काम हो गया है, तो वो अमेरिका वाले भागेंगे। ट्रंप की सुनता कौन है? वो टैरिफ लगाता है, कोर्ट डिनाई कर देती है, ठीक है। इंडिया वाले कहते हैं जी हम एमयू कर रहे हैं, कल को बदल जाते हैं। तो देखिए, ट्रंप को कल अल्टीमेटम दिया था हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 48 घंटे का समय, 24 घंटे बीत चुके हैं। हाँ, तो उसकी सुनता कौन है? लेकिन चेतावनी तो वो बार बार देते हैं ना अमित जी। तो अब वो कह रहे हैं कि युद्ध उनके चेतावनी देने से खत्म कर दूंगा। ट्रंप का बयान ये है कि वो कुछ ही मिनट में युद्ध को खत्म कर देंगे और खत्म करते करते आज 24 दिन बीत चुके हैं। अरे, आप 24 दिन के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो यूक्रेन का युद्ध तो आते ही खत्म कर रहे थे, वो आज तक तो इनसे खत्म नहीं हुआ। वो इंडिया को बोल रहे हैं हमसे तेल, हमारे कहने से रसिया से तेल मत खरीदो, हमने रोज तेल खरीदा। वो कहते हैं हम ईरान को तेल बेचने देंगे, उनकी सुनता कौन है? वो लोग देखिए, जैसे जेलेंस्की साहब एक जोकर थे, वैसे ट्रंप का ये जो मैनेजमेंट है, ये आया ही इसलिए है कि हमने अमेरिका को बर्बाद करना है। तो ये अमेरिका को बर्बाद करने आए हैं और वो करके वो अच्छे से कर रहे हैं। मतलब ये है कि ट्रंप के बयान का कोई भी तवज्जो नहीं देता है, बस बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। बस यही हैसियत है उनकी और कुछ नहीं है। भाई, उनके बयान से कुछ हुआ हो तो पिछले 2 सालों में तो आप बता दीजिए, किसी एक कंट्री ने सुनी है? ठीक है अमित जी, बस एक सवाल मेरा और आपसे है कि इस युद्ध में भारत पर आने वाले समय में क्या कुछ और देखने को मिलेगा, महंगाई को लेकर या फिर किसी भी क्षेत्र में, और क्या कुछ भारत को देखने को मिलेगा? देखिए, इसका भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की फॉरेन पॉलिसी का मैं फैन हूं। मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि एस जयशंकर जी ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने ना ईरान का पक्ष लिया, ना यूएई का पक्ष लिया। अगर मिडिल ईस्ट का, पश्चिम एशिया का पक्ष लेते, हमारे वहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, तो क्या मैं 1 करोड़ लोगों की जान खतरे में तो नहीं डाल सकता ना? नहीं। ठीक है। और ईरान के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। भैया देखिए, ये अपोजिशन का काम है वो करना, ये करना। आप एक बताइए कि किसी के धर्म गुरु से किसी के नेशन स्टेट का क्या संबंध है? खमैनी साहब जो है वो वहां के रिलीजियस लीडर है, ठीक है। उनका देश से कोई लेना देना नहीं है। वहां के जो प्रेसिडेंट मरे हैं उनसे हमारा संबंध है। तो रिलीजियस लीडर जो होता है उसका काम ही रिलीजन से होता है। तो खमैनी साहब की एज ए रिलीजियस लीडर हमारी रिस्पेक्ट अलग से, बट एज ए ईरान हम उसके अच्छे दोस्त हैं। उनके बयानों से हमारे आपसी संबंधों पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भारत में जो लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से कुछ सीख लो। अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होकर कह सकता है इतना प्रेम है, चले जाओ, तो भाई तुम लोग भी चले जाओ। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ओके, धन्यवाद।
बता दें कि इजरायल में सुरक्षा एजेंसियां और मिलिट्री बलों को अलर्ट पर रखा गया है और नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने की चेतावनी दी गई है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में भी लोग भारी चिंता और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की मिसाइलें केवल भौतिक नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव को भी बढ़ाती है और इस कदम से मध्य पूर्व में संघर्ष की आग और भड़क सकती है और पड़ोसी देश सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सुरक्षा की चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में आज फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा होगा, निर्वाचन आयोग ने कहा है और जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल में आज चुनाव के लिए पहली पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री मतदाता सूची प्रकाशित होगी और ये मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये सूची अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी की जाएगी, जिसकी प्रांतीय जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएगी और बाद में राज्य भर के मतदाता केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि विचाराधीन मामलों की समीक्षा की प्रतिक्रिया व्यापक रही और उचित सत्यापन के बाद 27 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। पूरक सूची में इस परिणामों की पारदर्शी रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 लाख मतदाता 59 लाख मतदाताओं में शामिल थे जिन्होंने 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में विचाराधीन के रूप में चिन्हित किया गया था। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पूरक मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सचिवालय और गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा उचित एहतियाती कदमों का आह्वान किया गया है। जिलाधिकारी ने लिखा है पत्र में कि संभावित स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। वहीं प्रशांत महासागर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रशांत महासागर में भूकंप आया हुआ है और जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। प्रशांत महासागर में हाल ही में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया जिससे आसपास के क्षेत्र में भूकंपीय हलचल महसूस की गई। भूकंप का केंद्र महासागर के नीचे स्थिर था जिससे भूकंप की लहरें समुद्री और तटीय इलाकों तक पहुंची। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या फिर जान माल की हानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारियों ने तटीय इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। हालांकि झटके भी महसूस हुए हैं। विशेषज्ञ जो है वो पुरानी कमजोर संरचनाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये भूकंप समुद्री भू आकृति बदलाव और कई तरह की गतिविधियों में शामिल है क्योंकि प्रशांत महासागर क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। इस भूकंप के बाद से स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां पूरी तरह से सुनामी बदलाव को देखते हुए बताई जा रही है। ऐसे में भूकंप से झटके से फिलहाल किसी के जान माल के नुकसान की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं बिहार से मोकामा से जेडीयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की रिहाई का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। बता दें कि अनंत सिंह आज पटना के बेउर जेल से रिहा हो जाएंगे। दुलार चंद हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी और इसके साथ ही जेल से निकलने से बाद से वो सीधे अपने सरकारी आवास जाएंगे जहां पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं अनंत सिंह की रिहाई को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बेउर जेल के बाहर और उनके आवास पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं। प्रशासन भी भीड़ को देखते हुए सतर्क है और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। इसके बाद 1 नवंबर को पटना एसएसपी के बाढ़ के स्थित में विधायक आवास के अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और 2 नवंबर को उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया। करीब 4 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अब जमानत मिली है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की पीठ ने ये सुनवाई की और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर अनंत सिंह गवाहों को प्रभावित करने या फिर धमकाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जमानत तुरंत ही रद्द हो सकती है। साथ ही उन्हें हर सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में
बिहार के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि अनंत सिंह की आज रिहाई है और कुछ ही समय के बाद वो जेल से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 महीने जेल में बिताने के बाद आज अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं। वहीं निषाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 का आगाज जो है वो रविवार को गोरखपुर से रैली से किया है। गोरखपुर में पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आक्रामक तेवर दिखाए, समाज के लिए भावुक भी हुए, आरक्षण का मुद्दा उठाकर निषाद समाज को एकजुट करने की कोशिश की। साथ ही निषाद समाज को एकजुट और आक्रामक राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की अपनी रणनीति भी साफ कर दी। यूपी में फिलहाल उनके निशाने पर 160 सीटें हैं, जहां पर निषाद समाज प्रभावित भूमिका है और इसी रैली का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसमें मंत्री संजय निषाद रोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। संजय निषाद जैसे ही फूट फूट कर रोने का वीडियो सामने आया है, वैसे ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। इसको लेकर खुद संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिए हैं और इसे बीजेपी के साथ ही है। मतलब साफ है कि संजय सिंह अभी एनडीए के साथ ही रहेंगे और उनका पाला बदलने का कोई भी प्लान नहीं है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं असम की पूर्व मंत्री नंदिता ने भारतीय जनता पार्टी से अचानक से ही इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। उनके इस कदम से राज्य की राजनीतिक में हलचल जो है वो बढ़ गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बदलने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही ये फैसला कई राजनीतिक विशेषज्ञों को काफी चौंकाने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से बीजेपी की मजबूत नेता मानी जाती थी और पार्टी में उनकी उपस्थिति को संगठन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता था। नंदिता ने इस्तीफे के बाद बयान में कहा है कि उन्हें अपनी राजनीतिक दिशा बदलने और लोगों की सेवा के लिए नई राह अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। कांग्रेस में शामिल होते ही उन्होंने पार्टी के नेतृत्व और कार्यक्रमों को समर्थन की बात कही और ये स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य असम की सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नंदिता का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक लाभ हो सकता है, खास करके पूर्वी असम और ग्रामीण इलाकों में, जहां पर उनका समर्थन और लोकप्रियता का प्रभाव देखा जाता है। इस कदम के बाद से दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच सियासी प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है और आने वाले समय में असम की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। वहीं अयोध्या में चैत्र नवरात्र के अवसर पर भक्ति और आस्था का उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्र 2026 के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है, जहां पर मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। भक्तों ने माता के दर्शन कर दीपक जलाए हैं और विशेष हवन पूजन में भाग लिया है, जिससे मंदिर का माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। छतरपुर के श्री अद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में भी इस दिन विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय और दूर दूर से आए भक्तों ने शामिल हुए और मंत्रोच्चारण के माध्यम से माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मंदिरों में सजावट, फूलों की वादियों और रंग बिरंगे झंडों ने वातावरण को और भी आकर्षित बना दिया। भक्तजन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना में शामिल हुए और इसके अलावा मंदिरों के प्रांगण में सामाजिक सेवा के रूप में प्रसाद का वितरण भी किया गया। ऐसे में नवरात्र का आज 5वां दिन है, जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं। वहीं दिल्ली में आज मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है। सुबह से ही ठंडी हवाओं के साथ आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शहर के कई हिस्सों में लोगों ने हल्की जाड़े जैसे ठंड का अनुभव हुआ है और कुछ इलाकों में धूप निकलने के बावजूद भी ठंड बरकरार है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंडी हवाओं और बदलते तापमान को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं ओडिशा के पुरी में आज सुबह कोहरे की हल्की परत छाई हुई है। समुद्री तट पर शहर के आसपास का दृश्य सफेद कोहरे से ढका हुआ है, जिससे सुबह का वातावरण और भी मनोहरी और शांतिपूर्ण लग रहा है। कोहरे के कारण दृश्य जो है वो थोड़ा कम हो गया है, जिससे सड़क मार्ग और समुद्री इलाकों में यात्रा करने वाले सतर्क रहने की आवश्यकता महसूस हुई है। इस कोहरे के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी गई है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के मौसम के बदलते प्रभाव का एहसास हुआ है। कुल मिलाकर दिल्ली और पुरी दोनों जगहों पर मौसम ने अपने अलग अलग रूपों में लोगों को काफी प्रभावित किया है। और बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में आज बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज कक्षा 12 के आएंगे नतीजे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं और दोपहर 1:30 बजे घोषित किए जाएंगे नतीजे।
बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज कक्षा 12 के नतीजे आएंगे। बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और दोपहर 1:30 पर घोषित किए जाएंगे नतीजे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई ये बेहद ही खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज कक्षा 12 के नतीजे घोषित किए जाएंगे और दोपहर में नतीजों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।